ठीक, यहाँ हम बात कर रहे थे अब फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम की, कि एक्रोसोम का निर्माण किस प्रकार से यहाँ होता है। ठीक, जब हम एक्रोसोम की बात करते हैं तो ये हेड भाग में, सिर वाले भाग में न्यूक्लियस या केंद्रक के ऊपर व्यवस्थित रहता है। ठीक, और इसका निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के द्वारा ये बनते हैं। अब किस प्रकार बनते हैं एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और यहाँ ऊपर की तरफ गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज कॉम्प्लेक्स के रूप में, जटिल रूप में उपस्थित रहे। तो इसे हम बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ उपस्थित है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यही न्यूक्लियस यहाँ उपस्थित है और इनमें से कोई एक गोल्जी काय बदल जाएगी और बाकी सारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इसे हम बोलेंगे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, जिसका मतलब हुआ पूर्व एक्रोसोमल कणिका। ठीक है, जिससे एक्रोसोम का निर्माण हो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, यही न्यूक्लियस नीचे उपस्थित है। ठीक, और इसके ऊपर इस प्रकार से इसका ये बड़ी होने लग जाएगी। इसमें और परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो हम देखेंगे कि ये यहां से ये वही न्यूक्लियस है नीचे की तरफ व्यवस्थित, और ये यहाँ पे इस प्रकार आ जाएगी बीच में, और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगी। इसको हम बोलेंगे एक्रोसोमल कणिका या एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। ठीक, या फिर इसको एक और नाम जोड़ देते हैं, वो होता है एक्रोब्लास्ट। और लास्टली हम क्या देखेंगे, ये न्यूक्लियस है, यहां पर एक्रोसोम आके व्यवस्थित हो गया, इस प्रकार से एक्रोसोम के चारों तरफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हेड रीजन पूरा, सिर भाग जो होगा वो पूरी तरह से बन गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्जी काय जो है वो एक साथ इकट्ठी है यहाँ पर। ठीक है, और उनमें से कोई एक गोल्जी काय पूर्व एक्रोसोमल कणिका में बदल जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर 2-3 बदल जाती हैं तो वो सारी एक साथ मिलकर एक बड़ी कणिका को बनाएंगे। सारी क्रिया कब हो रही है? न्यूक्लियस के ऊपर, केंद्रक के ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्रोसोम ऊपर उपस्थित है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये बड़ी हो गई, कि अगर 2-3 बन गई थी तो बड़ी हो गई। ठीक, और बाकी गोल्जी काय क्या होंगी, यहाँ से धीरे धीरे हटने लगेगी। यहाँ देखो संख्या कम होने लग गई गोल्जी काय, और ये पूर्व एक्रोसोमल ग्रेन्यूल प्रो एक्रोसोमल कणिका जो है वो किस
किससे हो रहा है? गोल्जी काय से, गोल्जी बॉडी से ये निर्मित होते हैं। तो हम बोल सकते हैं एक्रोसोम न्यूक्लियस के ऊपर या शुक्राणु के स्तर के ऊपर उपस्थित एक टोपीनुमा संरचना है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अंडाणु को भेदने का कार्य करता है, उसको एक्टिवेट करने का कार्य करेगा एग, उसके अंदर जाएगा और इसके अंदर लयनकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं जिन्हें हम लाइटिक एंजाइम बोलते हैं, जो कि वहां पे जाके प्रोटीन्स को और एग की मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करेगा, पिघलाएगा, जिससे कि ये अंदर की तरफ वहां से जा सके, एंटर कर सके, भेद सके उसे। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम कहलाती है। तो ये हमारा फर्स्ट भाग हो गया कि हेड का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। ठीक, अब सेकेंड भाग में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, जो अक्षीय तंतु होता है उसका निर्माण किस प्रकार हो। अब हमने बोला ऊपर वाले भाग में न्यूक्लियस और एक्रोसोम बन गया। ठीक, ये वाला भाग जो होगा, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। सेंट्रोसोम यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और वो सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, जो दो प्रकार के कैसे होंगे? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल का मतलब हुआ समीपस्थ, पास में है। डिस्टल का मतलब हुआ बहुत डिस्टेंस है, दूर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा दूरस्थ तारक केंद्र, ये दोनों यहाँ पर सेंट्रोसोम में उपस्थित रहते हैं। अब हम अगर बात करें समीपस्थ तारक केंद्र की, तो ये क्या होता है? अलग होकर एक गर्तनुमा आकृति में धंस जाता है। ठीक है, जो नेक के यहाँ न्यूक्लियस के केंद्रक के जस्ट नीचे उपस्थित होती है, गर्त उपस्थित होता है, गड्ढानुमा आकृति होती है, पिंडनुमा आकृति होती है, वहां पर जाकर ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल धंस जाता है और इस भाग को हम बोलते हैं परफोरेटियम। परफोरेटियम भाग है। ठीक है, इसके अंदर जाके ये धंस जाता है, तो इस गर्त का ही नाम है परफोरेटियम। और यहाँ पर इस परफोरेटियम भाग में कैल्शियम आयंस की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ एक्टिन भी उपस्थित रहते हैं। एक गर्त है, उसके अंदर जाके कौन सा सेंट्रियोल धंसता है? समीपस्थ वाला, जो इसके पास है, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल इसी के जस्ट संपूर्ण पर यहाँ पर उपस्थित रहेगा। ठीक है, जो गर्त के अंदर नहीं जाता, परफोरेटियम के अंदर एंटर नहीं करता, इसलिए हम इसको बोले दूर उपस्थित है, दूरस्थ तारक केंद्र। तो हमने बात की एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट मतलब अक्षीय तंतु, जो कि पूरे स्पर्म को, पूरे शुक्राणु को एक अक्ष प्रदान कर रहा है, एक एक्सेस दे रहा है। तो उसका निर्माण किससे होता है? इससे। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये अक्षीय तंतु को बनाता है, जिससे कि उसे क्या मिल पाता है? एक आधार मिल पाता है। ठीक है, क्लियर ये चीज कि उसको आधार मिल रहा है, पूरी एक्सेस का ये निर्माण कर रहा है, दूर वाला तारक केंद्र, दूरस्थ तारक। तो इस तरह से एक्सियल फिलामेंट पूरी पूंछ भाग तक, जो टेल भाग है वहां तक जाती है। कहां से स्टार्ट होकर? मध्य भाग से, मध्य भाग से स्टार्ट होकर पूरी टेल
तो उसको हम बोलेंगे अक्षीय तंतु। बन किससे रहा है? डिस्टल सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तीसरे पार्ट की, जिसे हम बोलते हैं formation of mitochondrial spiral। ठीक है, बीच वाले भाग में, मध्य भाग में, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पाइरल के फॉर्म में, सर्पिल आकार में अरेंज हो जाते हैं। तो वो किस प्रकार से अरेंज हो? ठीक है, जैसे हम मान के चल रहे हैं, बीच में क्या है? अक्षीय तंतु है, एक्सियल फिलामेंट। अब इसके चारों ओर हम देखते हैं इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित रहता है। ठीक है, ऐसे ही रहता है। तो हम बोल रहे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो शुक्राणु के सारे भागों से आकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। वो है मिडिल पीस भाग, मध्य भाग, यहाँ पे आकर के एकत्रित हो जाता है। अब ये एकत्रित हम देखते हैं कि मैमल्स में तो ये सर्पिल आकार का हो जाता है, स्तनधारियों में स्पाइरल हो जाता है। बाकी दूसरों में हम देखते हैं कि ये पिंड में उपस्थित रहते हैं, लोब्स में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल नुमा आकृति है, सर्पिल नुमा आकृति है, इस आकृति को हम नाम देते हैं नेबेल कण, जो कि हमें देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में, मैमल्स में, कि ये सर्पिल आकार बनाते हुए एक आवरण बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, एक आवरण की तरह उपस्थित है, जिसे हम नेबल कण नाम देते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, वैसे तो कोशिका द्रव्य जो होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया जाता है ताकि इसका भार कम कर दिया जाए, पर यहाँ कोने में, ठीक है, एक पतली परत हमें देखने को मिलती है कोशिका द्रव्य की, और उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की बिल्कुल थिन लेयर मिडिल पीस भाग में देखने को मिलती है, मध्य भाग में देखने को मिलती है, और उस परत को, उस लेयर को हम नाम देते हैं मैनशीट। ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं मैनशीट। तो ये दो आकृतियां हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं यहाँ। पहली आकृति नेबल कण, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की कुंडलन या सर्पिल आकार आवरण के कारण हो रही है, और उसको हम बोल रहे हैं नेबल कण। दूसरी आकृति मैनशीट, जो कि मध्य भाग जो है उसके कोनों में बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य आके पतली परत नुमा आकृति में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैनशीट। और हो सकता है इस कोशिका द्रव्य का कुछ भाग हेड भाग के, परफोरेटिव भाग के आसपास भी, हेड से भी, सिर वाले भाग से भी कनेक्टेड है, वहां पर भी थोड़ा बहुत भाग मैनशीट का उपस्थित रह सकता है। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल आकार का निर्माण होता है, और इस तरह ये निर्मित होता है, अलग अलग जगह से आकर इकट्ठे होकर एक जगह पर आ जाते हैं। सेकेंडली, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है, क्या क्रिया करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, एटीपी प्रदान करते हैं, जिससे कि हम बात करते हैं कि वो आसानी से गमन क्रिया को कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और वो एनर्जी मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पूरे मिडिल पीस भाग में फैल जाता है। और जब ये यहाँ आके इस तरह से आवरण बना रहे हैं, तब ये अपना, इनका जो स्पेसिफिक लक्षण होता है, इनके जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं विशिष्ट, उनको लूज कर लेते हैं। सिर्फ एक ही कार्य रहता है यहाँ पर इनका, एटीपी का निर्माण, ऊर्जा की उत्पत्ति, एटीपी को फॉर्म करना ताकि एनर्जी मिल सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभेदन की क्रिया हुई, जिसे हमने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। दो पार्ट में बात की थी हमने, स्पर्मेटो
अक्षीय तंतु एक्सियल फिलामेंट का निर्माण, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल किस तरह से विभेदित हो रहा है, वहां पर चेंज हो रहा है, बदलाव वहां पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु जनन की क्रिया को कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कारकों की, तो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होगा वातावरणीय एनवायरमेंटल कारक, दूसरे होंगे हार्मोनल फैक्टर्स। ठीक है, जो हार्मोनल कारक, एनवायरमेंटल वातावरणीय कारक में हम रख सकते हैं कि टेम्परेचर, तापमान जो होता है, ठीक है, इसी के साथ लाइट, प्रकाश, रोशनी, इसी के साथ जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं के अनुसार इस क्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, वही हम हार्मोनल में बात करेंगे तो हम बात करेंगे टेस्टिस के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है वो भी प्रभावित करता है शुक्राणु जनन की क्रिया को। इसी के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, वहां से भी LH और FSH दो प्रकार के हार्मोनों का स्रावण होता है जो कि नियंत्रित करते हैं शुक्राणु जनन की क्रिया। ठीक, मतलब हम बोलेंगे LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पुटिका को प्रेरित करने वाला हार्मोन, जिससे कि ये हार्मोन रिलीज करने में कार्य करता है और इसको रिलीज करेगा, इसका स्रावित करेगा, और ये क्या करेंगे, सर्टोली कोशिकाएं और स्पर्म शुक्राणु के निर्माण में क्रिया। तो इस तरह से दो प्रकार के कारक इस क्रिया को प्रभावित आसानी से कर सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हमने विधि पढ़ ली किस प्रकार हो रही है ये क्रिया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कि शुक्राणु की संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक, सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। डायग्राम के बिना बात करना भी बायोलॉजी में सही नहीं होता। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है सबसे पहले कि हम डायग्राम बनाएं। प्रकार की संरचना कुछ हमें देखने को मिलती है।
इसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है समीपस्थ तारक केंद्र, ये है दूरस्थ तारक केंद्र डिस्टल सेंट्रियोल, ये है वलय तारक केंद्र रिंग सेंट्रियोल, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है एक्सियल फिलामेंट अक्षीय तंतु, और ये है रिंग फिलामेंट्स की तरह उपस्थित है जो, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे हेड भाग, सिर भाग, इसे हम बोलेंगे मिडिल पीस, मध्य भाग, और इस भाग को हम बोलेंगे पूंछ भाग या टेल भाग। ये हो जाएगा नेक पोर्शन, ठीक है, नेक भाग हो जाएगा, ग्रीवा भाग। तो जब हम शुक्राणु की संरचना की बात करेंगे तो इसे हम 3 भाग में विभेदित कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 हम बात करते हैं हेड भाग, ठीक है। हेड भाग को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक हुआ हमारा एक्रोसोम भाग और दूसरा हुआ हमारा न्यूक्लियस भाग। जब हम हेड भाग की बात करते हैं तो हेड भाग अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक है, जिसका मतलब हुआ कि होता हेड भाग में सब में एक्रोसोम और केंद्रक ही है, लेकिन उनकी संरचना हर अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ठीक। जैसे अगर हम कुछ मछलियों की बात करेंगे तो वहां हमें बिल्कुल गोलाकार, वृत्ताकार, सर्कुलर प्रकार का हेड भाग देखने को मिल सकता है। अगर हम रैट की बात करते हैं तो वहां हमें पुकनुमा भी हेड भाग मिल सकता है, लेकिन कुछ जंतुओं में एक कॉर्क के समान हेड भाग देखने को मिलता है, कुछ में ओवल आकृति का हो सकता है, कुछ में छोटा सा हो सकता है हेड भाग, और इस तरह से उपस्थित है। देखिए गिनिया पिग में अलग तरीके से होगा, रैट में अलग तरीके से होगा, मछलियों में, फिशेस में अलग प्रकार से होगा, पर संरचना अलग अलग हो सकती है, पर दोनों भागों से ही मिलकर बनेगा, ठीक। तो ये चीज हमें पता चल गई कि संरचना अलग अलग है। अब एक्रोसोम भाग की जब बात करते हैं तो पहले तो हेड भाग के चारों तरफ क्या उपस्थित है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम आएंगे एक्रोसोम भाग पर, तो ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की तरफ उपस्थित है, और यहाँ पर भी इसके बाहर की तरफ एक एक्रोसोम मेम्ब्रेन पतली सी उपस्थित रहेगी, ठीक है। एक्रोसोम झिल्ली उपस्थित रहेगी, एकदम पतली सी झिल्लीनुमा आकृति, और इसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स उपस्थित रहेंगे। लयनकारी जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित। टोपीनुमा संरचना है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के ऊपर और सबसे टॉप पर उपस्थित। अब एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 एंजाइम इसके अंदर देखे जाते हैं। ठीक इस प्रकार से ये 5 एंजाइम, लयनकारी एंजाइम यहाँ देखे जाते हैं। एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसन, एक्रोसोमेन,
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइलुरोनिडेज। ठीक है, जो क्या करता है, अंडाणु में हाइलुरोनिक एसिड उपस्थित होता है, उसको जाकर तोड़ता है और उसके कारण वहां भेदने के लिए जगह बना। तो एक्रोसोम का कार्य हमें पता चल गया कि क्या है, इसमें लयनकारी एंजाइम है और ये एंजाइम्स बाहर निकलकर अंडाणु को भेदने का कार्य करते हैं। वहीं अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस इसके जस्ट नीचे उपस्थित है और पूरा जो हेड भाग है वो न्यूक्लियस के द्वारा कवर है। एक्रोसोम भाग तो बिल्कुल छोटा सा भाग ऊपर उपस्थित है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो केंद्रक के द्वारा ही कवर्ड रहता है, केंद्रक से ही उपस्थित रहता है। तो जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ खास तो होता नहीं है, बस क्रोमैटिन मटेरियल जो है, क्रोमैटिन पदार्थ उपस्थित रहता है, जो किसका बना हुआ होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन किस प्रकार के होते हैं, हिस्टोन प्रकार के प्रोटीन्स यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम उपस्थित है डीएनए के रूप में और प्रोटीन भी इसके साथ यहीं पर व्यवस्थित है। तो न्यूक्लियस इस प्रकार से उपस्थित है। हो सकता है केंद्रक की जो आकृति है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जंतुओं में अलग अलग, लेकिन केंद्रक होगा और उसके अंदर क्रोमोसोम्स उपस्थित रहेंगे, गुणसूत्र उपस्थित रहेंगे। और ये गुणसूत्र किस प्रकार के होंगे, एन प्रकार के, अगुणित प्रकार के, हैप्लॉइड प्रकार के होंगे और बाद में जाकर ये कहाँ जाते हैं, गुणसूत्र अंडाणु के अंदर जाते हैं, ओवम के अंदर जाते हैं और वहां पे भी ओवम के न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा और उसके अंदर जाके उसे 2n करेंगे। मतलब ऑर्गेनिज्म में जंतु का जब निर्माण करते हैं, द्विगुणित प्रकार के जंतु का निर्माण करने में हेल्प कर रहे हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि इसके क्रोमोसोम्स गुणसूत्र यहाँ जा रहे हैं अंदर, तो वहां पर ये मेल कैरेक्टर्स को, जो कि मेल पेरेंट में है, नर जनक में है, वो ओवम के अंदर डाल रहे हैं ताकि जो बॉर्न होगा बेबी, ठीक है, उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स उपस्थित, दोनों के लक्षण उपस्थित, मेल के भी और फीमेल, क्योंकि दोनों आपस में न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के लक्षण इसी के कारण उपस्थित। तो ये बात थी हेड भाग की, जिसमें एक्रोसोम भाग है, न्यूक्लियस भाग है। एक चीज जो देखने को मिलती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेड भाग के आगे की तरफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा एंजाइम उपस्थित होता है जो कि ओवम पर फर्टिलाइजिंग एंजाइम होता है, ओवम की बाहर की प्लाज्मा झिल्ली पर फर्टिलाइजिंग नामक एंजाइम होता है। इसके विरुद्ध कार्य करता है ये वाला एंजाइम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शुक्राणु पर उपस्थित होगा। तो हो सकता है हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिंग उपस्थित है, जो कि फर्टिलाइजिंग के साथ क्रिया करके उसे अंदर भेजने में मदद कर सकता है। ठीक है, मतलब इसी के कारण वहाँ अंडाणु से ये अटैचमेंट कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की हैं और वो दोनों आपस में फिट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे वहाँ फर्टिलाइजर के विरुद्ध कार्य करने वाला एंजाइम जो होगा वो वहाँ पर व्यवस्थित रहता है प्लाज्मा कला के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये भाग थी हेड पोर्शन की, सिर के भाग की। दूसरी बात करेंगे मिडिल पीस की। मध्य भाग है, मध्य भाग के जस्ट ऊपर की तरफ क्या है, नेक उपस्थित है, ग्रीवा उपस्थित है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं परफोरेटियम नामक गर्त है और उसी परफोरेटियम नामक गर्त में हम देखते हैं ये जो तारक केंद्र है वो उपस्थित है। ठीक है,
ये बात हो गई। नेक के जस्ट नीचे की तरफ क्या उपस्थित है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। ठीक है, जिसकी आकृति किस प्रकार से है? सर्पिल आकार, इसलिए हम इसको नाम देते हैं नेविन कण। ठीक है, इसके बारे में बता चुकी हूँ कि मैमल्स के अंदर, स्तनधारियों के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल आकार में आवरण बना रहा है, ठीक है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन लेयर बना रहा है, तो उसको हम नेवल कण बोलते। दूसरे जंतुओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया पिंडों के रूप में, लोब्स के रूप में व्यवस्थित रहता है, तो उस आकृति को हम नेवल कण नहीं कहते। वहीं इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो भी उपस्थित है, और उसकी अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल बाहर की तरफ झिल्लीनुमा आकृति में उपस्थित रहेगा, और इसलिए हम उसको नाम देते हैं मेंशन। बाकी पूरा जो साइटोप्लाज्म का कोशिका द्रव्य होगा वो बाहर निकाल दिया जा चुका है, ताकि इनका भार कम हो सके। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 3 प्रकार के सेंट्रियोल्स इस भाग में उपस्थित रहते हैं। तारक केंद्र जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक है प्रॉक्सिमल प्रकार का, दूसरा है डिस्टल प्रकार का, और तीसरा है रिंग प्रकार। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया गमन में कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, लेकिन इन तीनों तारक केंद्रों का, इन तीनों सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल समीपस्थ तारक केंद्र है, और ये उपस्थित रहता है, आपने बोला परफोरेटियम भाग में, गर्त में उपस्थित है, अलग हो गए। तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस तो अंडाणु में जाकर क्या करेगा? क्रोमोसोम्स को देगा अंडाणु में, लेकिन ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वहां पर जाकर क्लीवेज करवाता है, विकलन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो ये सेंट्रियोल जाता है हमारे ओवम के अंदर और विकलन क्रिया को वहां जाकर प्रेरित करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ऊपर की तरफ है तो ये इजीली वहां एंटर भी कर सकता है। अब नीचे की तरफ उपस्थित है डिस्टल, जो दूर की तरफ है, इसलिए हमने इसे बोला दूरस्थ तारक केंद्र, और इसका क्या काम है? एक्सियल फिलामेंट का निर्माण। जो अक्षीय तंतु है उसको पूरे नीचे वाले भाग में, ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो इसी से इस तंतु का निर्माण होता है। और तीसरी बात करते हैं हम रिंग सेंट्रियोल की या वलय तारक केंद्र की। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि रिंग सेंट्रियोल कहाँ उपस्थित है? मिडिल पीस और टेल, ठीक है, मध्य भाग और पूंछ वाले भाग के जस्ट बीच में रेड कलर का ये उपस्थित होता है, लाल रंग की संरचना होती है, जिसका कार्य अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि मध्य भाग को पीछे वाले पूंछ वाले भाग से अलग करने का कार्य करता है। तो हम बोल देंगे सेपरेट कर रहा है मिडिल पीस को टेल से। दूसरा कार्य एक तरह से हम मान लेंगे कि सेपरेशन का कार्य। तो इस प्रकार से मिडिल पीस की बात हुई। अब लास्टली हम बात करेंगे थर्ड भाग की, तीसरे भाग की, जिसे हम बोलेंगे टेल भाग। ठीक है, टेल भाग रिंग सेंट्रियोल के नीचे से शुरू हो रही है, और ये इस शरीर से बहुत लंबी होती है। यहाँ पर बस जगह नहीं थी, इसलिए मैं इतना बना नहीं पाई। ये भाग तो बहुत छोटे होते हैं और ये भाग बहुत बड़ा होता है। टेल सबसे बड़ा भाग है, यहाँ हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि हमने यहाँ अगर शुक्राणु को बनाया था तो इतनी बड़ी टेल, तो बहुत बड़ा भाग यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर भी हम बोल रहे हैं अक्षीय तंतु उपस्थित है, एक्सियल फिलामेंट उपस्थित है, और इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर फोल्ड्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखो अर्धवृत्ताकार कुंडलक यहाँ देखने को मिल रहा है टेल में, पूरी टेल। और इसी के कारण, इसी संरचना के कारण वो क्या कर पाते हैं? गमन कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं।
एक और चीज जो देखने को मिलती है कि इस टेल वाले भाग में एक्सियल फिलामेंट जो है, अक्षीय तंतु जो है, यहाँ पर संरचना हमें कुछ कशाभ और पक्षमाप जो होते हैं, सीलिया और फ्लैचुला जो होते हैं, उनकी जैसी संरचना ही देखने को मिलती है। जिसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें 9+2 का आवरण देखने को मिलेगा, जिसमें 9 फिब्रिल्स जो होंगे, 9 तंतु जो होंगे वो परिधि की तरफ पेरिफेरल में व्यवस्थित रहेंगे और 2 तंतु बीच में सेंटर में केंद्र में व्यवस्थित रहेंगे। तो इस तरह से आवरण वहां 9+2 फिब्रिल्स का रहता है, तंतुओं का। ठीक है, इसी के साथ हमने बोला कि यहाँ पर सेमी सर्कुलर है, रिंग्स नुमाकृति उपस्थित है और इसमें हम बात करेंगे गमन में काम कर रही है, लोकोमोशन में काम कर रही है। इसी के कारण इनमें गमन क्रिया को देखा जा सकता है। तो ये है हमारी स्पर्म की, शुक्राणु की संरचना 3 भागों में कैसे विभक्त हो रही है और किस प्रकार की संरचनाएं यहाँ देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं शुक्राणु से रिलेटेड, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि रोचक तथ्य हैं शुक्राणु से रिलेटेड जिनके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से शुक्राणु उपस्थित रहते हैं। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एस्केरिस, नॉर्मली हम बात करते हैं कि शुक्राणुओं में टेल, पूंछ जैसी संरचना उपस्थित रहती है जिसके द्वारा वो गमन कर पाते हैं। लेकिन एस्केरिस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अमीबॉइड प्रकार का गमन होता है। ठीक है, अमीबा प्रकार का लोकोमोशन यहाँ पर देखा जाता है। मतलब वहां पे क्या उपस्थित है, कूटपाद उपस्थित है जिसके द्वारा ये गमन करते हैं, जो कि एबनॉर्मल है। इतने से इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया कि एस्केरिस में इस प्रकार का गमन होता है, मतलब वहां पूंछ रहित है शुक्राणु, टेललेस फॉर्म में उपस्थित है। डिफरेंट चीज हो गई थोड़ी सी। वहीं अगर हम बात करते हैं टोड फिश की, जिसे हम बोलते हैं ओपेसनस, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इसमें जो शुक्राणु होते हैं उसमें 2 कशाभ जैसी संरचनाएं उपस्थित होती है। मतलब 2 फ्लैजेला नामक संरचना, फ्लैजेलर स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस देखी जाती है, जो कि थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया यहाँ पर और शुक्राणुओं से। ठीक, एक कशाभ संरचना है और उसके आधार पर ही वो गमन कर पाते हैं। वहीं हम तीसरी बात करेंगे फिशेस और एम्फीबियंस की। ठीक है, मछलियों में और उभयचर में भी कुछ अलग चीज देखने को मिलती है, जो कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर शुक्राणुओं में एक अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन या हम बोल सकते हैं तरंगित झिल्ली की उपस्थिति देखी जाती है। हो सकता है उसके कारण वो गमन करने में सहायता मिलती हो उन्हें, इसीलिए वो लोकोमोशन को कर पाते हो। तो इस प्रकार की झिल्ली वहां देखने को मिलती है फिशेस और एम्फीबियंस के शुक्राणु। चौथा हम बात करते हैं पाइला में। पाइला की जो टेस्टिस होती है, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं 2 प्रकार के शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। एक को हम बोलते हैं ओलिगोपिरीन या ओलिगोपाइरीन, दूसरे को हम बोलते हैं यूपाइरीन। ठीक है, टेस्टिस में, वृषण में 2 प्रकार के शुक्राणु बन रहे हैं, जो एक अलग चीज देखने को मिल रही है। कहाँ हम एक ही प्रकार का शुक्राणु देखते हैं, यहाँ 2 टाइप के स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एक है ओलिगोपाइरीन, एक है यूपाइरीन, जिसमें हम बोलते हैं कि जो सक्रिय अवस्था है या जो सक्रिय फॉर्म है वो यूपाइरीन होती है। ये एक्टिव
कोआ के साथ, अंडाणु के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना भी देखने को कई बार मिल जाती है। वहीं अगर हम लाइफ साइकिल या इसकी जीवन काल की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि 1 से 24 घंटे तक ये जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, जीवित रह सकते हैं, सक्रियता प्रदर्शन कर सकते हैं। जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, एक बार रिलीज हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, इतना इनका लाइफ साइकिल हो सकता है, जीवन काल हो सकता है। ठीक है, कई में हम बोलते हैं 48 आवर्स तक भी होता है। ठीक है, 2 to 3 डेज भी माना जाता है अगर वो कहाँ आ जाए, फीमेल के अंदर आ जाए तब। तो यहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ ह्यूमंस में नॉर्मली हम यही देखते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग तथ्य क्या होगा, एक रोचक तथ्य क्या होगा कि हम देखते हैं जो चमगादड़ होते हैं बैट्स में और मधुमक्खियों हनी बीज में, कि ये कई बार बहुत वर्षों तक, बोल सकते हैं बहुत सारे ईयर्स तक भी वहां पर उपस्थित रहकर अपनी सक्रियता को दिखाते हैं, सक्रिय रहते हैं और बहुत वर्षों तक भी जीवित अवस्था में उपस्थित रहते हैं हनी बीज और बैट्स। ठीक है, तो ये एक रोचक तथ्य हुआ कि ये वर्षों तक कई बार जीवित रह सकते हैं। तो ये है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एस्कैरिस में, ओपैसमस फिशेस में, पाइला में और इनके जीवन काल किसके अंदर, चमगादड़ और मधुमक्खियों। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंस की। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की क्या महत्व है, अगर ये हो रहा है तो इसके कारण क्या देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो महत्व की बात करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्व है जो शुक्राणु जनन में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बोले कि माइटोसिस तो होता ही है, इसी के साथ यहाँ पर एक और क्रिया होती है जो कि मियोसिस होती है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। इसके कारण क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, जो क्रोमोसोम के नंबर है वो बिल्कुल आधे हो जाए, घटकर गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है और इसीलिए हम बोलते हैं पैतृक लक्षण जो है उसके कारण शुक्राणु में रहते हैं और वो आगे जाकर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं अंडाणु तक। तो पैतृक लक्षण
का हम बोलते हैं ट्रांसफर हो रहा है, वो जा रहे हैं इसके कारण। सेकेंडली हम बात करेंगे क्योंकि ये अगुणित हो जाते हैं, एप्लॉइड हो जाते हैं, तो उसी के कारण ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो कि इजीली 2n बन सकता है, डिप्लॉइड बन सकता है। और अगर ये द्विगुणित होते तो क्या होता है, यहाँ पर 4n जाइगोट बन जाता, जो कि बिल्कुल ही अलग प्रकार के जंतु को जन्म दे सकता था। इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे इनके अगुणित होने के कारण जाइगोट जो है वो 2n एक नॉर्मल जंतु को जन्म दे सकता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। सेकेंडली नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रोसोम आगे की तरफ उपस्थित होता है। इसके कारण क्या होता है, इसमें कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि अंडाणु को भेदने का कार्य करते हैं। ठीक, अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक और संरचना उपस्थित होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। इस स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये स्पर्मेटिड गोलाकार संरचना है, न्यूक्लियस केंद्रक भी फूला हुआ होता है इसमें, और जब स्पर्म का निर्माण होता है तो इसमें पूंछ भी आ जाती है। ये पूंछ रहित संरचना है, इसमें टेल प्रेजेंट होती है, टेल का निर्माण होता है, और वही टेल क्या करती है, मूवमेंट करने में, गमन करने में हेल्प करेगी, जिसके कारण वो ओवम तक, अंडाणु तक पहुंच पाए। ठीक है, वहां तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि इनमें गमन की क्रिया नहीं होती, तो इसको पहुंचने के लिए टेल की आवश्यकता होती है, विभेदन की आवश्यकता होती है। वही अगर हम बोले कि इनकी जो स्पीशीज है इसको ये मेंटेन करके रखते हैं कि अगर शुक्राणु बनते हैं तो ये अपने कैरेक्टर्स देते हैं, लक्षण देते हैं, और इसी के कारण रिप्रोडक्शन की क्रिया, जनन की क्रिया होती है, और इनकी जो जातियां हैं वो नियंत्रित रहती है, मेंटेन रहती है। अगर इनका निर्माण नहीं होगा तो ये जो जातियां हैं ये हो नहीं पाएंगी, और इसके कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी नहीं हो पाएगा। और अगर वो नहीं हो पाएगा तो हम क्या बात करेंगे कि जो स्पीशीज है वो बन नहीं पाएगी। ठीक, इसलिए स्पीशीज को नियंत्रित करने में, इनका नंबर, इनकी संख्या को मेंटेन करने में इसका योगदान रहता है। वहीं आगे हम बात करेंगे क्रोमोसोम रिस्टोरेशन की। जैसे स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, हर स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उपस्थित हैं। जैसे हम हमारे अंदर बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स उपस्थित हैं, जिसमें से 22 तो ऑटोसोम है और एक पेयर जो है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग जंतुओं में अलग अलग संख्या होती है गुणसूत्रों की, तो उसके अनुसार क्या करते हैं, क्रोमोसोम रिस्टोरेशन करते हैं। क्योंकि ये क्रिया होती है तो आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, और फिर वो आधे आधे क्रोमोसोम्स दोनों स्पर्म और ओवा के मिल जाते हैं, जिससे वापस से क्रोमोसोम रिस्टोरेशन हो जाता है। गुणसूत्र वापस से जितने होते हैं एक जंतु में उतने के उतने आ जाते हैं, तो क्रोमोसोम का रिस्टोरेशन हो गया, वापस से उतने ही क्रोमोसोम यहाँ पर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आ गए। इसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि n मेल्स की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारे पास सपोज है 23 क्रोमोसोम्स, n फीमेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी हमारे पास सपोज है 23 क्रोमोसोम्स, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो 46 हो जाएंगे, तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिस्टोर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रिस्टोरेशन की क्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो 46 के डबल भी वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर हमें 92 क्रोमोसोम्स देखने को मिले, तो वो जो जंतु होगा वो द्विगुणित नहीं रह पाएगा, डिप्लॉइड नहीं रहेगा। तो ये सारे इसके महत्व हैं कि किस प्रकार शुक्राणु जनन क्रिया का महत्व रहता है।